जी अस्सलाम वालेकुम बेटा। हम लोग आज पेट स्कैन शुरू कर रहे हैं और पेट स्कैन में पेट स्कैन में दिस पी स्टैंड्स फॉर पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन क्या था बेटा, एएस को याद करें। पॉजिट्रॉन इज द एंटी मैटर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और एंटी मैटर बेटा हमने क्या सीखा था एएस लेवल में, हैविंग द सेम मास बट डिफरेंट चार्ज पोलैरिटी। तो पॉजिट्रॉन इज द एंटी पार्टिकल एंटी मैटर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इज द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन जो है ये उसका क्या है बेटा, एंटी मैटर है। ये पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है, इसको आप इस तरह से सोचें। तो हमारे पास जो, अगर हम इसको लॉजिकली अब सोचें तो P stands for positron and what is positron? Positron is the antimatter of electron. And what is antimatter? Antimatter are the particles having same mass but different polarity of charge. For example, electron antiparticle is positron. तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, पॉजिट्रॉन पॉजिटिवली चार्ज है। तो E stands for emission, emit out होना। और टोमोग्राफी हमें पहले भी हम पढ़ चुके हैं। टोमोस का मतलब है स्लाइस, ग्राफी का मतलब राइट करना, पिक्चर को आइडेंटिफाई करना। तो पॉजिट्रॉन एमिट कराकर हम किसी भी स्लाइस की इमेज ऑब्टेन कर सकते हैं या उसके लिए इंफॉर्मेशन को गैदर कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है पेट स्कैन का मतलब क्लियर हो गया है, व्हाट इज मेंट बाय पेट स्कैन। तो पॉजिट्रॉन को बॉडी से इमिट कराएंगे और जिस स्लाइस से इमिट करेंगे उस स्लाइस के बारे में इंफॉर्मेशन को हम गैदर करेंगे, उसकी इमेजिंग करेंगे। तो इसमें आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, ठीक है। अगर हो तो मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। तो ये हमारे पास जो है इस वक्त हमने बेसिक इसकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो स्टार्ट की है। तो पहले तो मैं फिजिक्स बिहाइंड, इसके पीछे जो फिजिक्स इन्वॉल्व हो रही है वो थोड़ा सा समझते हैं। तो बेटा ये हमारे पास भी नो दैट जब भी एनर्जी मैटर में कन्वर्ट होती है तो उसके साथ एंटी मैटर जरूर बनेगा, ये जरूरी है, ठीक है। जब भी एनर्जी कन्वर्जन होगी मैटर में तो मैटर और एंटी मैटर दोनों जरूर बनेंगे। और ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जिनकी एनर्जी 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर या इससे ज्यादा होती है वो यूज होते हैं इस तरह के एनर्जी के कन्वर्जन के लिए, ठीक है। ये जो एनर्जी का मैटर और एंटी मैटर में कन्वर्ट होना है इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है पेयर प्रोडक्शन। यानी एनर्जी का मैटर और एंटी मैटर में कन्वर्जन क्या कहलाएगा, पेयर प्रोडक्शन, ठीक है। और हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंगली जो हम पढ़ रहे हैं इसमें अगर हमारे पास ये गैमा रेडिएशन 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की है तो या इससे ज्यादा की है तो ये हमें पेयर प्रोडक्शन के लिए हेल्प करेगी। अब भाई यहाँ पर जो हम फिजिक्स पढ़ेंगे इस पेयर प्रोडक्शन का रिवर्स पढ़ेंगे, दैट इज एनहाइलेशन। पेयर प्रोडक्शन में एनर्जी वाज कन्वर्टेड इनटू मैटर और यहाँ पर जो पेयर्स हैं यानी मैटर है, यानी इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, इनकी बात कर रहा हूँ, ये मैटर है बेटा। ये जो पेयर बना है इस पेयर को हमने क्या करना है, एनहाइलेट करना है। और ये एनहाइलेट करके क्या होगा, एनहाइलेट करके हमें एनर्जी में कन्वर्ट करना है। तो राइट नाउ इन पेट स्कैनिंग हम क्या करेंगे, हम बेटा इस मैटर को एनर्जी में कन्वर्ट कराएंगे, ठीक है। और उस प्रोसेस का क्या नाम है, उस प्रोसेस का नाम है एनहाइलेशन। तो एनहाइलेशन इज टेक्निकली द रिवर्स ऑफ पेयर प्रोडक्शन। ये पेयर प्रोडक्शन का रिवर्स है, ठीक है। अब बेटा ये हमारे पास यहाँ पर डायग्राम पे अगर आप गौर करें तो ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ये फास्ट मूविंग पॉजिट्रॉन आ रहा है। ये एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, जैसे ही एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं ये एक दूसरे को यूं समझे कि डिस्ट्रॉय करते हैं, फ्यूज करते हैं। तो उस वक्त क्या होता है, दो गैमा रेस फोटोन जो है अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हुए हमें नजर आते हैं, ठीक है।
तो एविडेंस क्या मिलेगी, हमारे पास 2 गामा रे फोटॉन जो है यहाँ प्रोड्यूस होंगे व्हेनेवर इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन इज इन दिस केस, ये इलेक्ट्रॉन जो है दिस इज व्हाट, दिस इज मैटर, ये आपके पास मैटर है, और ये पॉजिट्रॉन है, ये एंटी मैटर है। आपने मैटर और एंटी मैटर को एक दूसरे से फ्यूज किया, ठीक है, ये एक दूसरे से मिल गए यानी डिस्ट्रॉय हो गए, और ये किस में कन्वर्ट हो गए, 2 गामा रेस फोटॉन में कन्वर्ट हो गए। तो एनहाइलेशन के अंदर आपने क्या किया, आपने मैटर को एंटी मैटर से फ्यूज कराकर आपने क्या किया बेटा, आपने गामा रेस फोटॉन्स जो है वो प्रोड्यूस किए, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस रिक्वायर्ड है जो आपको समझनी है। तो सबसे पहले मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मास ऑफ पॉजिट्रॉन, आपको पता है ये इक्वल होता है, हमारी डाटा शीट के अंदर ये मास गिवन होगा 9.11 into 10 power minus 31 kilogram. This is mass of electron or positron. According to Einstein, E is equals to delta mc square. This mass can be converted into energy or energy can be converted into mass. तो in this particular scenario, ये जो इन इलेक्ट्रॉन का मास है और जो पॉजिट्रॉन का मास है, इन दोनों मास से जो गामा रे फोटॉन जनरेट होंगे उनकी एनर्जी हम फाइंड करेंगे, ठीक है। मैं दोनों की फाइंड कर रहा हूँ पहले फेज में, तो दैट इज वाई मैंने यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि मेरे पास 2 पार्टिकल्स फ्यूज हो रहे हैं, ठीक है। अगर मुझे सिर्फ इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फाइंड करनी होती कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल या मास ऑफ पॉजिट्रॉन के इक्वल जो है कितनी एनर्जी है, तब मैं यहाँ पे 2 नहीं लिखता, ठीक है। तो मैंने ये 2 इसलिए लिखा हुआ है। आई होप समझ आ गई है बात की। सी की वैल्यू सबको पता है, इट्स स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स 3 into 10 power 8। तो यहाँ पर आपने डेल्टा एम की वैल्यू प्लेस कर दी, ये आपके पास 2 पार्टिकल्स हैं, 2 से मल्टीप्लाई किया, ये सी स्क्वायर आ गया, स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर। यहाँ से एनर्जी आपके पास आई 1.64 into 10 power minus 13 जूल्स। ये एनर्जी कंबाइन आपके पास जो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन है उनके मास के इक्वल है, ठीक है। अब इसको हमने इस, ये जूल्स में है और हमने इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर कन्वर्ट करना है तो एक मिनट बेटा, यस। तो हमें दिस इज व्हाट, ये हमारे पास पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के फ्यूज करने से जो एनर्जी जनरेट हो रही है, यानी जो गामा रेस फोटॉन जनरेट होंगे उनके पास जो एनर्जी होगी ये जूल्स में आ गई। अब हमने क्या करना है, इसको 1.6 into 10 power minus 19 जूल्स पे डिवाइड किया ताकि ये एनर्जी हमारी किस में कन्वर्ट हो जाए, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाए। तो यहाँ से डिवाइड करके हमारे पास आंसर आ गया 1.02 into 10 power 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये जो 10 पावर 6 है इसकी जगह पे मैंने क्या कर दिया, मेगा लिख दिया। तो कितनी एनर्जी बन गई, 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका मतलब जब ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन एक दूसरे से मिलकर डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, उस वक्त जो आपके पास 2 गामा रेस फोटॉन जनरेट हो रहे हैं उनके पास मिनिमम एनर्जी 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल है। ये हमने यहाँ से प्रूव कर लिया। उसके बाद ये तो थी दोनों की एनर्जी। अगर हम इस 1.02 को डिवाइडेड बाय 2 कर दें, अगर हम इस एनर्जी को डिवाइडेड बाय 2 करें तो ये आ जाएगा 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी ये बन जाएगा 511 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये किसकी एनर्जी आ गई, ये एक पार्टिकल की एनर्जी आ गई। ये किसकी मैंने एनर्जी कैलकुलेट की है बेटा, दिस इज द एनर्जी, ये मैंने एनर्जी फाइंड की है किसकी, ऑफ सिंगल फोटॉन। गैमा फोटॉन जो सिंगल है एमिट आउट हो रहा है, ये उसकी एनर्जी हमने फाइंड की। ये जो गैमा रेज यहाँ पे जनरेट हो रही है, ये उस गैमा रे की सिंगल एनर्जी हमने फाइंड की। तो ये एनर्जी कितनी आई हमारे पास, ये एनर्जी आ रही है इसकी 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसकी एनर्जी कितनी है 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अच्छा, अब ये मैं क्यों कैलकुलेट कर रहा हूँ ये भी आपको समझ में आएगा। मुझे एक की एनर्जी पता लगी, अब मैं चाहता हूँ कि ये जो फोटॉन यहाँ से एमिट आउट हो रहे हैं, इन फोटॉन्स के बारे में मैं क्या कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ, मैं इनकी वेवलेंथ कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ। मैं इन गैमा फोटॉन्स की वेवलेंथ फाइंड करना चाह रहा हूँ
कि इनकी वेवलेंथ कितनी है। अब ये वेवलेंथ फाइंड करने के लिए आई नो, अगर आपको एग्जाम में ये सवाल क्वेश्चन सॉल्व करना पड़े तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, E इज इक्वल्स टू mc² से आपको वो एनर्जी जूल्स में फाइंड करनी पड़ेगी, ठीक है, एक पार्टिकल की, और उसके बाद आपने इक्वेशन यूज करनी है E इज इक्वल्स टू hc अपॉन लैम्डा। ये हमने क्वांटम में पढ़ा है। तो और ये एनर्जी यहाँ पे जो प्लेस होगी ये जूल्स में होगी, रिमेंबर दैट, ठीक है। तो क्योंकि मैंने यहाँ पे 2 की एनर्जी कैलकुलेट की हुई थी जूल्स में, दैट वाज द एनर्जी 1.64 into 10 पावर माइनस 13। तो ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी हमने फाइंड की हुई है, ये एनर्जी है फॉर 2 फोटॉन्स, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया, इसको डिवाइड किया यहाँ पे 2 से, ताकि ये 1 फोटॉन की एनर्जी बन जाए। H की वैल्यू डेटा शीट में गिवन थी 6.63 into 10 पावर माइनस 34। C की वैल्यू भी डेटा शीट में गिवन है 3 into 10 पावर 8। अब यहाँ से हमने लैम्डा को कैलकुलेट करना है, और लैम्डा हमारे पास क्या आ रहा है, 2.4 into 10 पावर माइनस 12 मीटर्स। तो ये जो गैमा रे फोटोन यहाँ से इमिट आउट हुआ, यहाँ पर ये गैमा रे, ये 2.4 into 10 पावर माइनस 12 मीटर जो है इसका आपके पास वेवलेंथ है। और अगर वो आपको फ्रीक्वेंसी का कहे तो आपने E इज इक्वल टू HF, यहाँ पर आपने क्या किया बेटा, यहाँ पर आपने इसको 2 पे डिवाइड किया, इससे जो एनर्जी आई ये 2 पे डिवाइड किया आपने, ठीक है। ये एनर्जी आ गई, उसको H पे डिवाइड करना। ये कैलकुलेशन कैसे की है मैंने, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू E अपॉन H। तो ये आपके पास ये 1 फोटोन की एनर्जी आ गई, और ये आपके पास H की वैल्यू आ गई। तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी आ गई 1.2 into 10 पावर 20 हर्ट्ज। तो आई होप ऐसा 3 मार्क का या 2 मार्क का क्वेश्चन तो पार्ट अगर आ जाए तो उसमें आप जो गैमा रे फोटोन इमिट आउट हो रहा है उसकी एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं इन जूल्स, ठीक है। ये जूल्स में आपने एनर्जी कैलकुलेट करना सीखी। अगर उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है वो भी आपने सीख लिया। उसके बाद अगर वो उस 1 फोटोन के लिए अगर वो आपसे वेवलेंथ कहता है तो उसकी कैलकुलेशन यहाँ हमने सीखी है, और अगर वो फ्रीक्वेंसी कहता है तो हमने यहाँ फ्रीक्वेंसी की भी कैलकुलेशन यहाँ सीख ली। तो ये हो गई इसकी बेसिक एनर्जी से मास से एनर्जी कन्वर्जन आपने किस तरह की। वेवलेंथ जो आपके पास ये गैमा रेज फोटोन निकल रहे हैं, इनकी वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट की जा सकती है। तो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी ऐसा कोई क्वेश्चन हमें मिल जाए वहां पे। दूसरे नंबर पे हमने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को अप्लाई करना है। अब आपको इसको समझने के लिए हम यहाँ पर देखिए, ये आपके पास पॉजिट्रॉन है, ये आपके पास इलेक्ट्रॉन, ये एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। अब ये इंटरेक्ट क्यों करते हैं, वो रीजन ये रहा, व्हाई पॉजिट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन इंटरेक्ट विद वन अनदर। भाई पॉजिट्रॉन को या इलेक्ट्रॉन को कैसे पता लगेगा कि यहाँ पे कोई और दूसरा पार्टिकल है, वो इसलिए पता लगेगा कि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। पॉजिट्रॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ अनलाइक चार्जेस विल अट्रैक्ट ईच अदर। तो जैसे ही एक दूसरे के करीब आएंगे ये एक दूसरे को इलेक्ट्रोस्टैटिकली अट्रैक्ट करेंगे, जिसकी वजह से ये एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाएंगे यानी डिस्ट्रॉय कर देंगे, ठीक है। क्लियर होगी बात ये। तो ये हमारे पास जो है ये वो रीजन है, यानी बच्चे पूछते हैं सर ये कैसे एक दूसरे से फ्यूज होंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिकली फोर्स जो है इनको एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट करा रही है। अब जब ये मूव करते हुए आ रहे हैं तो इस पार्टिकल का मोमेंटम, ठीक है, इसका जो इलेक्ट्रॉन है इसका मोमेंटम mv है, और जो पॉजिट्रॉन है इसका मोमेंटम भी mv है। अब पॉजिट्रॉन टू द लेफ्ट मूव कर रहा है तो दैट्स व्हाई मैंने इसके मोमेंटम को नेगेटिव कर दिया, और ये टू द राइट मूव कर रहा है तो मैंने इसके मोमेंटम को यहाँ पॉजिटिव लिया है, ठीक है। अब ये दोनों पार्टिकल एक दूसरे की तरफ फ्यूज कर रहे हैं, दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं। तो ये जब एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं तो ये आपके पास इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम और ये आपके पास पॉजिट्रॉन का मोमेंटम। अब आपने बिफोर इनहाइलेशन, इनहाइलेशन यानी एक दूसरे से मिल जाना, डिस्ट्रॉय करना, दोनों पार्टिकल्स का एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करके एनर्जी में कन्वर्ट होना, ये जो 2 पार्टिकल्स है दिस इज द सिनेरियो बिफोर इनहाइलेशन। ये बिफोर इनहाइलेशन एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, और ये क्यों अप्रोच कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिकली ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये एक दूसरे की तरफ एक्सेलरेट करते हुए आ रहे हैं, और ये एक दूसरे को आकर क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे, ये डिस्ट्रॉय होकर ये कन्वर्ट होंगे फोटॉन्स में, ठीक है, एक्सरे सॉरी गैमा रेज फोटॉन में कन्वर्ट हो जाएंगे।
तो इसका मतलब जब ये मूव करते हुए आ रहे हैं उस वक्त मैं इनका मोमेंटम फाइंड करना चाह रहा हूँ। तो अगर आप सोचे तो इसका मोमेंटम mv और इसका मोमेंटम माइनस mv। अब बिफोर इनहाइलेशन सम ऑफ मोमेंटम आपने फाइंड करना है, दिस इज सम। दोनों मोमेंटम्स को जब आपने ऐड किया तो ये आपके पास क्या आ रहा है, आंसर 0 आ रहा है। तो इसका मतलब बिफोर इनहाइलेशन इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन दोनों के मोमेंटम का सम जो है दैट इज 0। और इसका रीजन क्या है, बोथ आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स ईच अदर। तो दोनों एक दूसरे की तरफ मूव करते हुए आ रहे, तो इसलिए इनका मोमेंटम 0 हो गया। अब जैसे ही बेटा ये डिस्ट्रॉय होते हैं, ये जैसे ही एक दूसरे से फ्यूज करके ये गैमा रेस फोटोन में कन्वर्ट होते हैं, तो दिस इज द सिनेरियो आफ्टर इनहाइलेशन। आफ्टर इनहाइलेशन के सिनेरियो में अगर आप देखें तो ये गैमा फोटोन जा रहा है और ये गैमा फोटोन जा रहा है। अब ये आपको पता है, आपको याद होगा कि हमारे पास जो फोटॉन्स हैं उनका मोमेंटम किसके इक्वल होता है, एच अपॉन लैम्डा के इक्वल होता है। तो ये वाला फोटोन जिसको मैंने नंबर 1 कहा है, ये टू द लेफ्ट जा रहा है, इसका मोमेंटम हो गया माइनस एच अपॉन लैम्डा। और ये P2 जो है ये टू द राइट जा रहा है, तो इसका मोमेंटम हो गया एच अपॉन लैम्डा। तो दोनों असल में बात यह है कि आफ्टर इनहाइलेशन सम ऑफ मोमेंटम मस्ट बी 0। इसको 0 होना है क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के मुताबिक बिफोर एंड आफ्टर मोमेंटम हमेशा सेम रहता है। तो यहाँ पर बिफोर इनहाइलेशन मोमेंटम का सम 0 है, तो आफ्टर इनहाइलेशन मोमेंटम का सम क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो बिफोर इनहाइलेशन mv माइनस mv आपके पास सम 0 आ गया। आफ्टर इनहाइलेशन ये गैमा फोटॉन्स में कन्वर्ट हो गए और गैमा फोटोन का मोमेंटम होता है h अपॉन लैम्डा। एक फोटोन टू द लेफ्ट जा रहा है, दैट मोमेंटम इज माइनस h अपॉन लैम्डा, और एक फोटोन टू द राइट जा रहा है, दैट इज प्लस h अपॉन लैम्डा। अब दोनों का आप सम ऐसे करें कि आपके पास आंसर जो है वो 0 है। दैट इज वाई ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। यहाँ पे माइनस साइन मैंने इसलिए लगाया है, दोनों का मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम सेम है टू टू ऑब्टेन 0 मोमेंटम, ताकि इनहाइलेशन के बाद भी सम ऑफ मोमेंटम 0 हो। इसलिए वन ऑफ द गैमा फोटोन मस्ट मूव अपोजिट टू अदर वन। तो इसका मतलब अगर ये 3 मार्क्स का या 2 मार्क का पार्ट बन जाए कि आपको ये डिस्क्राइब करना पड़े कि व्हाई टू ऑफ द गैमा फोटॉन्स आर मूविंग अपोजिट टू वन अनदर, तो आपने क्या बताना है, आपने यही कहना है कि इनहाइलेशन से पहले इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन जो है उनके मोमेंटम का सम जो है वो 0 है। तो आफ्टर इनहाइलेशन जो गैमा फोटॉन्स बनेंगे उनके मोमेंटम का सम भी 0 होना चाहिए। तो टू कंजर्व मोमेंटम बोथ द अल्फा पार्टिकल मस्ट मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से अवे 180 डिग्री पे अपोजिट मूव करेंगे। ठीक है, ये क्लियर होगी बात, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा मेरा ख्याल है। तो ये हमारे पास अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई। यहाँ पर हमने कुछ इसके नोट्स में ऐड कर दिया था। इस पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मैंने अप्लाई किए। बिफोर इनहाइलेशन मोमेंटम, आफ्टर इनहाइलेशन मोमेंटम हमेशा बराबर होगा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के प्रिंसिपल के मुताबिक। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन जो है वो दोनों इक्वल है एंड बोथ आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर इन ऑर्डर टू इनहाइलेट। ठीक है, इनहाइलेट करने के लिए एक दूसरे की तरफ मूव करते हुए आ रहे हैं। मोमेंटम बिफोर इनहाइलेशन वुड बी 0, वो उस वक्त उसका मोमेंटम का सम जो है तो 0 होगा। ठीक है, तो sum of momentum before annihilation would be 0 as both are moving in opposite direction. After annihilation, 2 gamma ray photons are produced. ये 2 gamma ray photon produce हो रहे हैं और photons have momentum h upon lambda. तो in order to conserve momentum, sum of momentum को किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए। Both gamma ray photon must move opposite to each other. This is the conservation principle. This is the answer why the gamma photons are moving away from one another. तो आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आप लोगों को। अगर कोई मसला हो तो मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। ठीक है, now the next one, इनहाइलेशन। इसकी भी डेफिनेशन देख लेते हैं। इनहाइलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मैटर यानी पार्टिकल्स जो हैं वो इंटरेक्ट करते हैं, जिससे एंटी मैटर से और डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ठीक है, एंटी मैटर से इंटरेक्ट करके डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ऐसे प्रोसेस को जो है आप क्या कहते हैं, ऐसे प्रोसेस को आप इनहाइलेशन कहेंगे। तो अब इसको सीआईज में इनहाइलेशन को कैसे डिफाइन किया जाएगा, इसको डिफाइन करेंगे व्हेन अ पार्टिकल इंटरेक्ट्स विद एंटी पार्टिकल द मास ऑफ बोथ
is converted into energy. तो ऐसा प्रोसेस जिसमें दो पार्टिकल इंटरेक्ट करें और उनका मास जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए, ऐसे प्रोसेस को आप इनहाइलेशन का नाम देंगे। तो इस लेवल पे, जिस लेवल पे आप लोग हैं, ये इनहाइलेशन की एक डिस्क्रिप्शन बन गई। तो आई होप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, व्हाट इज इनहाइलेशन, व्हाई टू पार्टिकल्स आर इंटरेक्टिंग टुवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की तरफ क्यों आ रहे हैं, कूलम्ब फोर्स की वजह से आ रहे हैं, अट्रैक्शन हो रही है, उसके बाद मोमेंटम कंजर्व कैसे हो रहा है और इनहाइलेशन है क्या, इन सवालों का जवाब हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लिया। उसके बाद एएस लेवल पे वापस चलते, हमने पढ़ा था कि हमारे पास एक वीक न्यूक्लियर इंटरेक्शंस हमने पढ़ी थी, उसमें हमने पढ़ा था बीटा डिके को, ठीक है, एएस लेवल में। और हमने उसमें पढ़ा था कि जब हमारे पास न्यूट्रॉन है, जब वो प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है, तो उस वक्त आपके पास एक बीटा पार्टिकल, बीटा नेगेटिव यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो इमिट आउट होता है और एंटी न्यूट्रिनोज इमिट आउट होता है। और अगर आपको याद हो तो न्यूट्रॉन वाज अप डाउन डाउन क्वार्क, ठीक है। ये आपके पास कौन से क्वार्क बन रहे हैं, ये आपके पास बन रहे हैं अप डाउन डाउन क्वार्क, और ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोटॉन बन रहा है, तो अप अप डाउन क्वार्क प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस एंटी न्यूट्रिनो, ठीक है। तो हमने ये कहते थे कि ये जो सेंटर वाला डाउन क्वार्क है, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, ये अप क्वार्क के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। तो ये न्यूट्रॉन जो है ये प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया, और कौन सा पार्टिकल इमिट आउट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन इमिट आउट हो रहा है। अब इसका एक और रिवर्स प्रोसेस था, उसमें क्या होता था, प्रोटॉन जो है वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है। यानी अगर आप यहाँ पे इसकी फॉर्मेशन लिखें तो अप अप डाउन, और ये बन रहा है अप डाउन डाउन, और ये पॉजिट्रॉन इमिट आउट हुआ, और साथ में आपके पास न्यूट्रिनोज इमिट आउट हुए। तो ये प्रोटॉन का ये जो सेंटर वाला अप क्वार्क है, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, डाउन क्वार्क में। जैसे ही ये डाउन, ये कौन कर रहा है, वीक न्यूक्लियर इंटरेक्शन कर रही है, ये जैसे ही डाउन क्वार्क में कन्वर्ट हो रहा है, तो जो प्रोटॉन था ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये न्यूट्रॉन बन गया। इस सारे प्रोसेस के अंदर उसने क्या इमिट किया, एक पॉजिट्रॉन इमिट किया और साथ में न्यूट्रिनोज को इमिट आउट किया। ये दो फिनोमिना, ये दो प्रोसेस हमने एएस लेवल में, जो पार्टिकल फिजिक्स के अंदर न्यूक्लियर फिजिक्स के पार्ट में हमने ये पढ़े थे। ये वीक न्यूक्लियर इंटरेक्शन के रिएक्शंस थे, ये सन के लिए कि सन पे रिएक्शन कैसे हो रहे हैं, हीलियम कैसे बनती है, ये समझने के लिए हमने थोड़ा बहुत इसको स्टडी किया था, ठीक है। अब ये चीज हमारे जहन में रहेगी, इसी चीज को हमने जहन में रख के आगे प्रोसेस करें। अब हम आते हैं पेट स्कैन, ये हो गई फिजिक्स, बेसिक फिजिक्स रिक्वायरमेंट जो आपको पता होनी चाहिए थी पेट स्कैन को समझने के लिए, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा सा मेडिकल साइंस की तरफ। अब बेटा हम क्या करते हैं, हम ह्यूमन बॉडी के अंदर फॉरेन बॉडी को इंजेक्ट करते हैं। वो जो फॉरेन बॉडी हम इंजेक्ट करते हैं या उसको स्वेलो कराते हैं, वो खा लेते हैं, जैसे पिल्स हम गोलियां खाते हैं इस तरह से, या हम इंजेक्ट कर दें, तो उस सूरत में वो जो चीज हम ह्यूमन बॉडी के अंदर इंजेक्ट करेंगे उसको हम ट्रेसर कहते हैं या रेडियो एक्टिव ट्रेसर कहते हैं, ठीक है। जी, तो रेडियो एक्टिव ट्रेसर्स और ट्रेसर्स, तो अब इसको सीआईएस में अगर डिफाइन करना हो, इसकी क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, इसको अब थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ये एक ऐसा सब्सटेंस होगा जो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई जो है वो कंटेन कर रहा है। आप रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई यानी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को ह्यूमन बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर देंगे या उसको स्वेलो करा देंगे, किसी भी तरह से फॉरेन बॉडी को ह्यूमन बॉडी के अंदर ऐड करेंगे। अब ये जैसे ही ऐड होगा तो ये सब्सटेंस जो ह्यूमन बॉडी के अंदर आपने ऐड किया, ये ह्यूमन टिश्यूज जो है इसको ब्लड में जाएगा, टिश्यूज एब्जॉर्ब करेंगे, और वहां पर जहां पर इन्वेस्टिगेशन हो रही होगी वहां पर ये जाएगा, ठीक है, और वहां से हमें इंफॉर्मेशन देगा। अब ये कैसे देता है इसके ऊपर हम थोड़ी देर में बात करेंगे। तो a medical tracer is a radioactive substance which is injected into patient and is used for diagnosis purposes, ठीक है, डायग्नोसिस पर्पस के लिए यूज किया जाएगा पेशेंट के, सही है। इसकी प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए, दे आर टिपिकली गैमा सोर्स इमिटर। ये गैमा सोर्स इमिटर ही क्यों चाहिए, इसलिए कि ये टिश्यू से गैमा रेज जो होती हैं वो पास कर जाती है। आपको पता है ना, अल्फा और बीटा एब्जॉर्ब हो जाएंगी, गैमा रेज जो है वो टिश्यू से पास हो जाएंगी, दैट इज व्हाई वी नीड गैमा इमिटर्स, हमें गैमा इमिटर्स इसलिए चाहिए। तो ऐसा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हम जो है वो ह्यूमन बॉडी के अंदर इंजेक्ट करेंगे जो कॉज करेगा गैमा इमेजिंग को, ठीक है। अब उनकी जो हाफ लाइफ है, जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस आप ह्यूमन बॉडी के अंदर ऐड करेंगे
उसकी हाफ लाइफ इतनी ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए और इतनी कम भी नहीं होनी चाहिए। यानी अगर किसी ह्यूमन को आपने दिया विद इन 1 मिनट, अगर वो फर्ज करते हैं वो डिके कर गया, ठीक है, तो इतनी शॉर्ट भी नहीं होनी चाहिए और ऐसी भी ना हो कि 3 से 4 दिन के बाद, यानी उसकी हाफ लाइफ 3 और 4 डेज हो। ये फ्यू आवर्स में होती है, यूजुअली 1, 2 आवर्स, 3 आवर्स, बस इससे ज्यादा हम इसका हाफ लाइफ नहीं रखते हैं। ठीक है, हाफ लाइफ जितनी कम होगी, आपको पता है ना, एक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी और जल्द से जल्द जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है उसकी क्वांटिटी रिड्यूस करती जाएगी। ठीक है, ये इसका ग्राफ होता था एक्सपोनेंशियल। तो वक्त के साथ साथ आपके पास क्या होता जाएगा, नंबर ऑफ न्यूक्लियाइड कम होते जाएंगे, ये कम होते जा रहे हैं। ठीक है, ये वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ न्यूक्लियाइड और एक्स एक्सिस पे टाइम होता था। आई होप याद आ रहा होगा आपको न्यूक्लियर फिजिक्स में। अच्छा, द एक्टिविटी मस्ट बी लार्ज एनफ सो दैट इट कैन बी डिटेक्टेड फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी। यस, ऐसा हो कि आप उसको डिटेक्ट तो कर सकें, ठीक है, और ये नॉन टॉक्सिक होना चाहिए। तो ये 3 से 4 बेटा ये हो सकते हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो उसमें उसकी प्रॉपर्टीज आप लिख सकते हैं। रेडियो एक्टिव ट्रेसर वैसे एमएस में भी उसने पूछा हुआ आया हुआ क्वेश्चन, ये भी है, एमएस वाला याद करना चाहे वो भी ठीक है, जो आपको आसान लगे। उसके बाद अब हम आते हैं अपने पेट स्कैन की तरफ। पेट स्कैन में अब हमने क्या करना है, पेट स्कैन में बेटा हमारे पास ये है ग्लूकोज C6H12O6, ठीक है। इस ग्लूकोज के अंदर हम क्या करते हैं, एक ऑक्सीजन को क्या करते हैं, उसको रिमूव करते हैं और उस ऑक्सीजन की जगह हम रेडियो एक्टिव फ्लोरीन को अटैच कर देते हैं। ये इसका स्ट्रक्चर है। ये हमने ऑक्सीजन को यहाँ से रिमूव किया, ऑक्सीजन को रिमूव करके यहाँ पर रेडियो एक्टिव फ्लोरीन जो है वो यहाँ पे हमने ऐड कर, ठीक है। ये OH जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप था, इसकी जगह पे ये आपके पास आ गई, क्या आ गई बेटा, आपके पास फ्लोरीन है। और ये जो अब आपके पास ये जो केमिकल डिजाइन हो रहा है इसको कहते हैं FDG, फ्लोरो डी ऑक्सी ग्लूकोज। क्या कहेंगे इसको, फ्लोरो डी ऑक्सी ग्लूकोज, FDG, ठीक है। ये अब हम रेडियो एक्टिव ट्रेसर बना रहे हैं बेटा। तो जो रेडियो एक्टिव ट्रेसर हम यूज करेंगे, जो हम इंजेक्ट कराएंगे पेट स्कैन के लिए, वो FDG है, फ्लोरो डी ऑक्सी ग्लूकोज है। ये हम ह्यूमन बॉडी के अंदर इंजेक्ट करेंगे, ठीक है। अब ये कैसे, ये प्रिपेयर कैसे होता है, तो हम क्या करते हैं, हम वन ऑफ द ऑक्सीजन इज रिमूव्ड, आप इसको एग्जामिनर को बताएंगे, और उसकी जगह पे रेडियो एक्टिव फ्लोरीन लगा देते हैं। अब ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाता है, FDG में कन्वर्ट हो जाता है। इस FDG के क्या खासियत है, इसके अंदर एक रेडियो एक्टिव फ्लोरीन आपके पास अवेलेबल है। ये जो FDG यानी रेडियो एक्टिव ट्रेसर बनाया, इसकी हाफ लाइफ कितनी है, अप्रोक्सीमेटली 110 मिनट्स है, अप्रोक्सीमेटली 2 आवर्स। अब FDG और ग्लूकोज को कंपेयर करें तो FDG इज एनालॉगस टू ग्लूकोज इन ईच एस्पेक्ट, हर किस्म के एस्पेक्ट में, केमिकली हर लिहाज से ये ग्लूकोज का एनालॉगस है। सिर्फ फर्क ये होगा कि ग्लूकोज के अंदर ऑक्सीजन 6 होंगे, यहाँ पर एक ऑक्सीजन FDG में कम होकर यहाँ पर रेडियो एक्टिव फ्लोरीन अटैच हुई होगी। बाकी ये हर लिहाज से FDG जो है वो बिहेव करेगा किसकी तरह, ग्लूकोज की तरह। FDG जो है वो केमिकली बिहेव करेगा ग्लूकोज की तरह। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि व्हाई वी आर थिंकिंग अबाउट ग्लूकोज। ग्लूकोज को हम इसलिए सोच रहे हैं बेटा कि हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर हर वक्त बिलियंस ऑफ सेल्स डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, बिलियंस ऑफ सेल नए बन रहे हैं, और जब भी सेल्स की फॉर्मेशन होगी तो वी नीड ग्लूकोज, हमें ग्लूकोज की जरूरत पड़ती है। तो जहां पर भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी हायर होगी वहां पर ग्लूकोज की कंजम्पशन ज्यादा होगी। तो इसका मतलब अगर हम किसी ह्यूमन को FDG जो है इंजेक्ट कर दें, तो जहां पर उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी ज्यादा होगी वहां पर FDG जो है उसकी क्वांटिटी भी वहां पे ज्यादा होगी, ठीक है। आई होप ये बात क्लियर होगी है। तो अब हमारे पास ये जो हमने FDG यानी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस तो हमने यहाँ पे अपना डिजाइन कर लिया। अब रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो हमने डिजाइन कर लिया, तो to produce energy by each cell in human body requires glucose, so FDG instead of glucose is fed to the cell। अब ह्यूमन बॉडी के अंदर FDG है, अब ग्लूकोज की बजाय FDG जो अवेलेबल है वो वहां पे सेल्स पे पहुंचना शुरू हो जाएगा। where this radioactive FDG releases a particle positron। ये क्या करेगा बेटा, वहां पे जाकर ये जो फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन क्या करेगा, ये फ्लोरीन एक पार्टिकल को इमिट करेगा। अब ये समझे इसको, ये कैसे इमेजिन कर रहा है। ये जो फ्लोरीन है, इस फ्लोरीन के अंदर अगर आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड करें तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आपके पास बनेंगे 9।
ये जो 9 है ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, दिस इज 18 माइनस 9, ये न्यूट्रॉन के नंबर है, ठीक है। और अगर आप रिएक्शन के यानी ऑक्सीजन बनने के बाद फ्लोरीन का ऑक्सीजन में कन्वर्ट होने के बाद नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यहाँ पे फाइंड करें तो ये आपके पास बन रहे हैं 18 माइनस 8, ये आपके पास बन रहे हैं 10। यानी बिफोर आपके पास फ्लोरीन के अंदर 9 न्यूट्रॉन्स थे, जैसे ही ये ऑक्सीजन में कन्वर्ट हुआ तो आप देखें आपके पास न्यूट्रॉन की क्वांटिटी बढ़ गई। और अभी आपने यहाँ पर एक रिएक्शन यहाँ पे हमने आपको सिखाया था कि आपके पास जो प्रोटॉन है वो किस में कन्वर्ट होता है, प्रोटॉन जब न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है तो वो पॉजिट्रॉन को इमिट करता है और साथ में न्यूट्रिनोज को इमिट आउट करता है। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही हो रहा है कि एफडीजी के अंदर जो आपके पास फ्लोरीन अवेलेबल है वो फ्लोरीन क्या करती है, उस फ्लोरीन का एक जो प्रोटॉन है वो कन्वर्ट हो जाता है न्यूट्रॉन में। देखें प्रोटॉन नंबर यहाँ पे 9 है, यहाँ से कितना हो गया 8 हो गया, तो प्रोटॉन कन्वर्ट हो रहा है न्यूट्रॉन के अंदर। और जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है तो साथ में क्या इमिट कर रहा है, पॉजिट्रॉन को इमिट कर रहा है, ठीक है। तो अगर आप दोबारा से सोचें तो आपने क्या किया, आपने ग्लूकोज के अंदर आपने रेडियो एक्टिव फ्लोरीन को ऐड किया और वो रेडियो एक्टिव फ्लोरीन को ऐड करने से जो हमारे पास केमिकल डिजाइन हुआ उसका नाम है एफडीजी, दैट इज रेडियो एक्टिव ट्रेसर, जो कि हम यूज करेंगे। इस एफडीजी को हम ह्यूमन बॉडी के अंदर इंजेक्ट करेंगे। जब ये ह्यूमन बॉडी के अंदर हम इंजेक्ट करेंगे तो उसके बाद जहां पर भी एक्टिविटी मेटाबॉलिक एक्टिविटी ज्यादा होगी वहां पर इंस्टेड ऑफ ग्लूकोज वहां पे एफडीजी जो है पहुंच जाएगा। अब एफडीजी जब वहां पे जाएगा तो वहां पर एफडीजी के अंदर जो फ्लोरीन है वो क्या करेगी, वो डिके करेगी, वो रेडियो एक्टिव है, वो डिके करेगी, वो एक प्रोटॉन को किसमें कन्वर्ट कर देगी, न्यूट्रॉन में। इस प्रोसेस के अंदर वो एक पॉजिट्रॉन को इमिट करेगी। यानी एफडीजी के अंदर जो फ्लोरीन है वो डिके करके पॉजिट्रॉन को इमिट करेगी। आई होप ये बात क्लियर होगी है, ठीक है। तो जब ये पॉजिट्रॉन को इमिट कर रही है तो पॉजिट्रॉन को इमिट करने के बाद तो जो साइंटिस्ट थे उनको ये भी इंश्योर करना था कि ये जो फ्लोरीन ऑक्सीजन में कन्वर्ट होगी ये फर्दर अनस्टेबल ना हो, ये स्टेबल हो जाए, यानी फर्दर और इससे ऑक्सीजन से आगे कोई और न्यूक्लियर एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, फर्दर डिके नहीं होना चाहिए। तो सिर्फ एक ही डिके है इसमें कि जैसे ही ये फ्लोरीन जो है ये ऑक्सीजन में कन्वर्ट होगी तो ये ऑक्सीजन हमारे पास क्या आ जाएगा, ये ऑक्सीजन हमारे पास स्टेबल ऑक्सीजन बन जाएगा और साथ में पॉजिट्रॉन को इमिट आउट कर देगा, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है एफडीजी जिस जगह पे भी बेटा मेटाबॉलिक एक्टिविटी ज्यादा है, जिस जगह पे सेल्स की फॉर्मेशन हो रही है वहां पर जो है ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट है, वहां पर ये इंस्टेड ऑफ ग्लूकोज एफडीजी जो ह्यूमन बॉडी के अंदर अवेलेबल है वो वहां पे पहुंच जाएगा। जैसे ही वहां पे पहुंचेगा वहां पे फ्लोरीन जो है वो डिके करेगा, ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा और साथ में पॉजिट्रॉन को इमिट आउट कर देगा। अब ये जो पॉजिट्रॉन इमिट आउट किया ये एफडीजी से पॉजिट्रॉन इमिट आउट हो गया, ये यहाँ पर इस डायग्राम को देखें, एफडीजी से ये पॉजिट्रॉन इमिट आउट हुआ, ये पॉजिट्रॉन आ गया। अब ये सराउंडिंग के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन इसको मिलता है विद इन 1 नैनोसेकंड, विद इन नैनोसेकंड स्प्लिट ऑफ अ सेकंड, जो भी इलेक्ट्रॉन इसको मिलता है तो अभी आपने पढ़ा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिकली ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं क्योंकि अनलाइक चार्जेस है। तो जैसे ही इसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा पॉजिट्रॉन को, ये उससे क्या करेगा, ये फ्यूज कर लेगा और जैसे ही फ्यूज करेगा तो 2 गैमा रेज फोटॉन्स जो हैं वो प्रोड्यूस होंगे। और अभी आपने पढ़ा है कि इन ऑर्डर टू कंजर्व मोमेंटम दोनों गैमा रे फोटॉन्स को क्या करना चाहिए, एक दूसरे से अपोजिट मूव करना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने ह्यूमन बॉडी के अंदर रेडियो एक्टिव ट्रेसर को इंजेक्ट किया। वो रेडियो एक्टिव ट्रेसर जो है वो एफडीजी है। जहां पर भी हमें ग्लूकोज की जरूरत पड़ती है ह्यूमन बॉडी के अंदर वहां पर ये ग्लूकोज की जगह एफडीजी जो है बॉडी जो है वो पहुंचा देती है उस टिश्यू के अंदर। वहां पर फ्लोरीन जो है वो डिके करता है और पॉजिट्रॉन को इमिट करता है। वो इमिटेड पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करता है, इनहाइलेट करता है और इनहाइलेट करके 2 गैमा रेज फोटॉन जनरेट करता है विच आर ट्विन आइडेंटिकल, दोनों की वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी बिल्कुल एक जैसी है लेकिन वो एक दूसरे से अपोजिट मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसके दोबारा से प्रिंसिपल्स को सोचें, यानी हम दोबारा से आपके लिए शॉर्टकट में मैंने यहाँ लिख दिया कि FDG is injected into human body, FDG accumulates when glucose is metabolized, positron emission takes place, positron interacts with electron,
two gamma photons are emitted which travel exact opposite to each other. ये इस तरह से आपके पास गैमा रेस फोटोन जो है ह्यूमन बॉडी के अंदर जनरेट हो गए, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा मेरा ख्याल है। ये हमने यहाँ पे मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि ये आसान तरीके से आप लोगों को मैं एक्सप्लेन कर दूं। तो यहाँ पर अब बेटा जो डिटेक्टर है वो कहाँ पे होगा? डिटेक्टर ये आपको सर्कुलर आपने देखे होंगे रिंग्स लगे होते हैं ह्यूमन बॉडी को, उसके अंदर जो इंसान होता है उसको उसके अंदर लिटा दिया जाता है। ये डोनट शेप का डिटेक्टर है, इसके अंदर ये आपके पास एक ह्यूमन बॉडी है, ये अंडर ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। इसके अंदर ये एक्टिविटी हो रही है, इस एक्टिविटी से ये गैमा रेस फोटोन जो है ये जनरेट हो रहे हैं, ठीक है। तो क्या सिखाया बेटा हमने आपको यहाँ पे? बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सिखाया कि जो पेट स्कैन का जो डिटेक्टर है वो ह्यूमन बॉडी के बाहर होगा, गैमा रेस फोटोन जो है वो ह्यूमन बॉडी के बाहर डिटेक्ट होंगे। तो ये यहाँ पर गैमा रे डिटेक्टर, गैमा कैमरा कहते हैं इसको, ये यहाँ पे डिटेक्टर अटैच्ड है। ह्यूमन बॉडी यहाँ पे इसके सेंटर पे, यहाँ पे पेशेंट जो अंडर ऑब्जर्वेशन जो भी है वो यहाँ पे लेटा हुआ है, यहाँ से गैमा रेस फोटोन जो है इमिट आउट हो रहे हैं और मिलियंस की क्वांटिटी में ये इमिट आउट हो रहे हैं डिफरेंट एंगल्स पे, ठीक है। इसमें आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये समझ में आ गया। बॉडी जो है उसके बाहर डिटेक्टर होता है, बॉडी के अंदर डिटेक्टर नहीं होगा, ठीक है। एक्टिविटी बॉडी के अंदर होगी, पॉजिट्रॉन और का इमिजन ये एफडीजी बॉडी के अंदर है, वो वहां से पॉजिट्रॉन को इमिट करेगा। गैमा रे फोटोन बॉडी से निकलकर बाहर आएंगे जहां पर डिटेक्टर्स लगे होंगे और वो डिटेक्टर्स जो है उसको क्या करेंगे? डिटेक्ट करेंगे। अब इसका स्कैन कैसे बनेगा? अब ये इसका स्कैन बनाने के लिए ये थोड़ा सा फिजिक्स हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ये हमारे पास ये सर्कुलर जो डोनट है, रिंग है, इसका रेडियस अप्रोक्सीमेटली 1 मीटर है, ठीक है। ये सेंटर ऑफ द सर्कल है जहाँ पे ह्यूमन बॉडी का सेंटर होता है, ठीक है। उसको ऐसे लिटाया जाता है, अगर आपने देखा हो तो जिस बेड पे लेटते हैं वहां पे एक लाइन, एक रेफरेंस मार्क बना होता है, पेशेंट को बिल्कुल स्ट्रेट उस पर लिटाया जाता है, ठीक है। अब वहां से यहाँ तक का डिस्टेंस आपके पास 1 मीटर है। वी नो दैट वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। वेलोसिटी जो है वो जो है डिस्टेंस अपॉन टाइम है। इन दिस केस जो डिस्टेंस है वो आपके पास 1 मीटर होगा। दिस इज योर डिस्टेंस 1 मीटर, ये आपका एस है, ठीक है। और जो आपके पास स्पीड होगी गैमा फोटोन की, जो स्पीड है वो स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होगी, दैट इज 3 × 10⁸। तो डिस्टेंस है 1 मीटर, एस की जगह 1 आ गया, स्पीड की जगह 3 × 10⁸ आ गया। यहां से जब हम टाइम कैलकुलेट करते हैं तो दिस गैमा रे फोटोन टेक्स 3 नैनोसेकंड। सेंटर से अगर गैमा रे फोटोन जो है इमिट आउट होगा तो ये 3 नैनोसेकंड जो है वो लेगा यहाँ पर पहुंचने के लिए इस गैमा डिटेक्टर पॉइंट पी पे, ठीक है। अब ये इस पॉइंट पी पे पहुंच रहा है, तो गैमा डिटेक्टर अब इसकी वर्किंग कैसे होगी, स्कैन कैसे बनता है, तो ये अब आपको समझाना है। मेरे ख्याल से फिजिक्स समझ में आ गई आप लोगों को, इसकी बिहाइंड फिजिक्स क्या है। तो अब इसमें क्या होता है, 2 oppositely moving gamma photons in patient body are detected outside the human body by gamma detectors। ऐसे ही है बेटा, ये दो यहाँ पे गैमा फोटॉन्स हैं, आउटसाइड ये डिटेक्टर है, यहाँ पर ये 2 गैमा फोटॉन्स जो है वो क्या होते हैं? ये डिटेक्ट होते हैं। गैमा फोटॉन्स अराइव एट डिटेक्टर एट डिफरेंट टाइम्स, ठीक है। अब ये डिफरेंट टाइम पे कैसे अराइव कर रहे हैं, अगर आप यहाँ पे फोकस करें, फर्स्ट करते हैं हमारे पास ये वाला जो डिस्टेंस है 1 का, से दैट डिस्टेंस इज, सपोज दैट ये डिस्टेंस है 0.9 मीटर और ये डिस्टेंस है 1.1 मीटर। तो जो गैमा फोटोन है ये पहले पहुंचेगा और ये वाला 1 जो है 0.9 मीटर वाला, और जो 1.1 मीटर वाला गैमा फोटोन है ये बाद में पहुंचेगा। तो दोनों के अराइवल टाइम में कुछ नैनो सेकेंड्स का डिफरेंस होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो टाइम डिफरेंस है ये यूज होगा डिटेक्टर को, यानी कि डिटेक्टर को कैसे पता लगेगा एक्टिविटी कहाँ चल रही है, मैं समझाना ये चाह रहा हूँ। फर्स्ट करते हैं, आप यूं समझें इसको कि एक एक्टिविटी यहाँ टेक प्लेस कर रही है, यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस है 0.6 मीटर और यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस है, फर्स्ट करते हैं 1.4 मीटर। तो ये आपके पास ये वाला 1 जो है ये पहले पहुंचेगा, जैसे ही यहाँ पे पहुंचेगा ये वाला जो डिटेक्टर है, अब ये कंप्यूटर के प्रोग्राम में ये डिजाइंड होगा कि जैसे ये यहाँ पे पहुंचेगा तो कंप्यूटर का जो सॉफ्टवेयर है वो एग्जैक्ट इससे 180 डिग्री अपोजिट वाले डिटेक्टर की यहाँ की रीडिंग लेगा, ठीक है। ये इसके सॉफ्टवेयर के अंदर होगा। तो ये आपके पास जो T1 है, ये T1 जैसे ही आपको मिलेगा तो आपने ये T1 है आपके पास, ये जो गैमा 1 है इसका टाइम पीरियड T1 आ गया, ठीक है। और यहाँ से ये इसका टाइम पीरियड T2 आ गया, ये गैमा रे 2 थी।
तो दोनों के अराइवल टाइम में डिफरेंस होगा। अब इस डिफरेंस की वजह से जो सॉफ्टवेयर है उसको पता है कि ये कहाँ पे होगा, उस टाइम के डिफरेंस को यूज करके वो टिश्यू को लोकेट करेगा। अब ये सॉफ्टवेयर यानी ये कंप्यूटर का काम है, इसमें आप लोगों को उस एल्गोरिथम की जरूरत नहीं है सोचने की, ये कंप्यूटर खुद करेगा। तो बाय यूजिंग द टाइम डिफरेंस गामा डिटेक्टर लोकेट्स द टिश्यू इन विच गामा इमिशन टेक्स प्लेस। द ग्रेटर द एनाइलेशन इन द टिश्यू प्रोड्यूसेस अ ग्रेटर बेटर इमेज, बेटर ट्रेस जो है वो प्रोड्यूस करेगा। देखें दोबारा सोचें, अब इसको कैसे पता लगेगा? आपके पास पेशेंट जो है वो ह्यूमन बॉडी एट द सेंटर ऑफ दिस डोनट है, इस सर्कुलर रिंग के सेंटर में रखी हुई है। जहां पर भी एक्टिविटी होगी यहाँ से दो गैमा रे फोटॉन्स इमिट आउट होंगे, दोनों के अराइवल टाइम में डिफरेंस होगा। उन अराइवल टाइम के डिफरेंस को जो डिटेक्टर है वो यूज करेगा, और डिटेक्टर यानी कंप्यूटर को वो इंफॉर्मेशन देगा। कंप्यूटर का जो सॉफ्टवेयर है वो उसकी इंफॉर्मेशन टाइम डिफरेंस को यूज करके हमें एक स्कैन बनाकर देगा। ठीक है, तो क्लियर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरा ख्याल है, तो मसला नहीं होगा आई होप। तो ये जो हमारे पास ये स्कैन नजर आ रहा है, ये स्कैन आपके पास पेट स्कैन कहलाता है। अगर आप यहाँ पर देखें, इसमें ये डिफरेंट बॉडी एक ही ह्यूमन है, उसकी डिफरेंट एंगल से पेट स्कैन का इमेज आपको नजर आ रहा है। ये यहाँ पे अगर आप देखें, ये टॉप, ये बेसिकली ये आपके पास हेड है। सबसे ज्यादा जो ग्लूकोज यूज हो रहा होता है हमारे ब्रेन में यूज हो रहा होता है, ठीक है। तो इसलिए ये डार्क पोर्शन नजर आ रहा है, एक्टिविटी यहाँ पे ज्यादा नजर आ रही है। ये हमारे पास किडनीज नजर आ रहे हैं, ये समवेयर किडनीज है। ये हमारे पास जो है ब्लैडर है, यहाँ पर भी हमारे पास जो है एक्टिविटी ज्यादा है, ठीक है। अगर आप इस जगह पे देखें तो समवेयर यहाँ पे आपको प्रॉब्लम नजर आ रहा है, ये एक अनयूजुअल सा स्पॉट है, ये डार्क हुआ है। ये वाला एक पॉइंट है, ये भी आपके पास, यहाँ पर भी कैंसर है, यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नजर आ रहा है। तो ये जो पेट स्कैन है ये यूजुअली बेटा यूज होता है कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए, ये यूज होता है हार्ट के जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए, ये ब्रेन की जो एक्टिविटीज हैं उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, ये जो है उसके डिफेक्ट्स जो होते हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होता है। अब आप देखें इसकी रेजोल्यूशन कितनी लो है। रेजोल्यूशन याद है ना, स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करना है, एजेस को आइडेंटिफाई करना है, स्मॉलेस्ट माइन्यूट डिटेल ऑफ द स्ट्रक्चर उसको आइडेंटिफाई करना, तो ये लो इन रेजोल्यूशन है। लेकिन इसकी क्वालिटी ये है कि जहां पर भी आपके पास कोई एबनॉर्मल एक्टिविटी हो रही होगी ये उसको डिटेक्ट कर देगा। अब क्योंकि इसको ज्यादा एफिशिएंट करना है, तो इसको ज्यादा एफिशिएंट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसके साथ कुछ और करेंगे। अब देखें, ये इसकी थ्योरी में पहले डिस्कस कर लूं। इस ये लो रेजोल्यूशन है, स्ट्रक्चर की इंफॉर्मेशन नहीं है। तो इसको जब भी किसी स्ट्रक्चर को, जैसे मैं अगर किसी बॉडी, ह्यूमन बॉडी बोन को स्टडी करना चाह रहा हूँ या कुछ और इस तरह का किसी ऑर्गन के स्ट्रक्चर को स्टडी करना चाह रहा हूँ, तो डॉक्टर कभी भी पेट स्कैन सजेस्ट नहीं करेगा। ये हाई इन फंक्शन है, यानी जहाँ पे मेटाबॉलिक एक्टिविटी ज्यादा होगी वहां पर स्कैन जो है ये आपके पास यूज होता है। जैसे ब्रेन में बहुत ज्यादा है, ब्रेन के अंदर कोई डिसऑर्डर है उसको देखना है, बॉडी के अंदर कहीं पे कैंसर है, तो आपको पता है ना, एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ टिश्यूज इज नोन एज कैंसर। तो जो वो एबनॉर्मल ग्रोथ हो रही होगी तो वहां पर आपको ग्लूकोज की जरूरत ज्यादा होगी। जब ग्लूकोज की जरूरत ज्यादा होगी, जैसे यहाँ पर अगर आप देखें इस जगह पे, यहाँ पे आपके पास, ये तो मुझे लग रहा है कि हार्ट की डिजीज है, यहाँ पे ब्लॉकेज हुई हुई है, एफडीजी यहाँ पे ब्लॉक हो गया। ये मुझे, मेरा शक है, अब नॉट अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर नहीं, बरल मेरा ख्याल है कि ये जो स्पॉट नजर आ रहा है ये ब्लॉकेज ऑफ द, ये आर्टरी के अंदर ये समवे कोई ब्लॉकेज है, तो इसकी वजह से एफडीजी यहाँ स्टक कर गया, यहाँ से एक्टिविटी कर रहा है। ये समवे मुझे कैंसर का शुबा हो रहा है कि यहाँ पे कैंसर है। यहाँ पर भी ये खैर किडनीज है, तो यहाँ पर भी मुझे ये इस जगह पे और इस जगह पे कुछ है, पर ये डॉक्टर बेहतर बता सकता है। मैंने तो इंटरनेट से ये समझाने के लिए तस्वीर ली थी कि स्कैन कैसा होता है। तो ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम क्या करते हैं, इसके थोड़ा सा एडवांटेजेस को पहले देख लेते हैं और डिसएडवांटेज। ये मेरा ख्याल है 1 और 2 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है। नॉन इन्वेसिव टेक्निक है, तो पेशेंट को ओपन नहीं करते। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है बेटा, ये रियल टाइम इमेज देता है, यानी जिस वक्त ये हो रहा है उस वक्त ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या चल रहा है, यानी डॉक्टर देन एंड देयर खुद विद इन 2 और 3 आवर ह्यूमन बॉडी को इन्वेस्टिगेट करके उस वक्त देख सकता है। जैसे एक्सरे है, अगर हम किसी डॉक्टर के पास एक्सरे लेके जाते हैं तो प्रोबेबली हो सकता है वो हमने 1 हफ्ता पहले एक्सरे लिया हो, ठीक है। या अगर हम डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाते हैं, हम कोई ब्लड के अपने सैंपल के टेस्ट वेस्ट कराते हैं, तो वो हमने प्रेयर को 1 हफ्ता, 1 महीना पहले या 15 दिन पहले या 1 दिन पहले वो टेस्ट कराए होते हैं। वो रियल टाइम नहीं होते। उस वक्त द मोमेंट द डॉक्टर इज
एग्जामिनिंग द पेशेंट, उस मोमेंट के ऊपर वो उसकी बॉडी की इंफॉर्मेशन नहीं होती, वो 24 आवर या किसी और टाइम के ऊपर होती है, तो वो रियल टाइम आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं होती। तो ये दिस कैन प्रोड्यूस रियल टाइम इमेज, इसका एडवांटेज है। उस वक्त क्या चल रहा है डॉक्टर उस वक्त देख सकता है। इसका डिसएडवांटेज ये है, जो सबसे बड़ी बात है, ये रेडियो एक्टिव सोर्स को ह्यूमन बॉडी पे एक्सपोज करते हैं। ये ह्यूमन बॉडी जो है उसके अंदर आप रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को इंजेक्ट करते हैं, ये इसका एक डिसएडवांटेज है। अब पेट स्कैन को डॉक्टर्स कैसे यूज करते हैं? तो डॉक्टर्स पेट स्कैन को यूज करते हैं सीटी स्कैन के कॉम्बो के साथ। सीटी स्कैन से स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी, पेट स्कैन से आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी कहाँ पे ज्यादा है। अब देखो यहाँ पर इस डायग्राम को देखो, ये आपके पास एक, ये आपके पास सीटी स्कैन है एक ह्यूमन बॉडी का, ठीक है। और इस सीटी स्कैन को अगर आप फोकस करें तो आपको इस सीटी स्कैन में यहाँ पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा, कोई एक्टिविटी नहीं है, ठीक है। तो लेकिन ये टिश्यूज हैं, स्ट्रक्चर इसमें आपको नजर आ रहा है। यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपको कोई एक्टिविटी नजर आ रही है। ये आपके पास क्या है? ये आपके पास पेट स्कैन है, ये पेट स्कैन है, और ये आपके पास सीटी स्कैन है, ठीक है। तो इन दोनों को डॉक्टर क्या करता है? वो कंबाइन करा देगा, कंप्यूटर इन दोनों को कंबाइन करेगा, और कंबाइन करके ये अब आपके पास एक फाइनल जो इमेज बनेगा वो आपके पास इस तरह का बनता हुआ आएगा। ये इसका फाइनल इमेज है। अब इसमें अगर आप देखें तो स्ट्रक्चर की बेहतर डिटेल्स भी आ गई हैं, और साथ में कहाँ पर एक्टिविटी, एबनॉर्मल एक्टिविटी है, कहाँ पे प्रॉब्लम है, वो भी डॉक्टर आइडेंटिफाई कर सकता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम चाहते हैं कि हमें स्ट्रक्चर की इंफॉर्मेशन भी मिले और साथ में टिश्यूज में जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही है वो उसकी इंफॉर्मेशन भी मिले, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? सीटी स्कैन को पेट स्कैन के कॉम्बो के साथ हम जो है वो पेशेंट का सीटी स्कैन प्लस पेट स्कैन कराएंगे, और दोनों का जो रिजल्टेंट इमेज बनेगा उस इमेज को डॉक्टर जो है इन्वेस्टिगेशन के लिए यूज करेगा, डायग्नोसिस के लिए यूज करेगा। तो मेरा ख्याल है ये आप लोगों को पेट स्कैन यहाँ पे क्लियर हो गया। आई ट्राइड माय बेस्ट कि यहाँ पर मैं इसको जितना भी हो सके बेहतर अंदाज से इसको एक्सप्लेन कर दूं। फिर उसके प्रिंसिपल्स को भी डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सा शुरू में रिव्यू भी हो जाएगा। अब इसके प्रिंसिपल्स कैसे आपने लिखने हैं? पेशेंट इज सराउंडेड बाय अ रिंग ऑफ गामा डिटेक्टर, ऐसा गामा डिटेक्टर था, उसमें पेशेंट यहाँ पे सराउंड किया होता। अ ट्रेसर दैट इमिट्स पॉजिट्रॉन इज इंजेक्टेड इनटू द बॉडी, ठीक है। द इमिटेड पॉजिट्रॉन इनहेलेट्स विद इलेक्ट्रॉन इन द बॉडी। Due to inhalation, two gamma ray photons are produced, which are traveling exact opposite to each other in order to conserve momentum. The delay time between two photons, जो डिटेक्टर पे दो फोटोन डिटेक्ट हो रहे हैं, उनके डिले टाइम को कंप्यूटर जो है वो यूज करेगा, सॉफ्टवेयर यूज करेगा, लोकेट द पोजीशन ऑफ द टिश्यू जहाँ पे ये एक्टिविटी हो रही है। तो कंप्यूटर कनेक्टेड जो होगा वो डिटेक्टर के साथ वो इंफॉर्मेशन लेगा, और वो इंफॉर्मेशन लेकर हमें जो है वो उसकी एक इमेज बना के देगा जो कि 3D इमेज होगी। तो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ पेट स्कैन। ये हमारे पास प्रिंसिपल्स ऑफ पेट स्कैन भी आ गए। तो मैंने पेट स्कैन का फिजिक्स, इसके बिहाइंड क्या है, इसके अंदर क्या क्या फिजिक्स के एस्पेक्ट हो सकते हैं, क्वेश्चंस कैसे हो सकते हैं, मेडिकली ये किस तरह से यूज होता है, हमारे पास रेडियो ट्रेसर क्या करता है, उसका काम क्या है, वो कैसे बनाया जाएगा, उसके बाद डिटेक्टर कैसे काम करेगा, उसके बाद आपके पास स्कैन कैसा होता है, उसके बाद आप बेहतर रिजल्ट्स के लिए कॉम्बो किसका बनाते हैं, उसके बाद फिर हमने प्रिंसिपल्स ऑफ सीटी स्कैन, तो इनको हम प्रिंसिपल्स ऑफ पेट स्कैन, हमने इनको यहाँ पे डिस्कस कर लिया। तो ये मैंने यहाँ पर आप लोगों को कम्प्लीटली डिफाइन कर दिया। ये पूरा आपका टॉपिक कवर हो गया, पेट स्कैन की इमेजिंग हो गई। इसके कुछ क्वेश्चन है, ये 22 से पेपर में ऐड हुआ है, तो आप लोग इसके 22 वाले पेपर के क्वेश्चन इसके सॉल्व करें। स्पेसिमेन के पेपर में भी इसके क्वेश्चन है, आप अटेम्प्ट कीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो मुझे बताइएगा, कल की क्लास के अंदर मैं वो क्वेश्चन, बल्कि मैं यूं करूंगा, कल की क्लास के अंदर मैं इसका एक क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा। उसके बाद आई विल स्टार्ट विद एस्ट्रोनॉमी। कल मैं एस्ट्रोनॉमी का टॉपिक जो है वो स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह आप लोगों से अब कल मुलाकात होगी बेटा। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।